वेलकम डियर फ्रेंड्स, आज की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और सॉरी मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पाई। मेरा सिलेक्शन यूकेपीएससी में असिस्टेंट डायरेक्टर एमएसएमई के पद पर हो गया है। आप सभी की शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, मैं इस बात को जानती हूँ। और लेकिन अब हम इस नॉलेज जर्नी को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हमने टेम्परेचर की हेडिंग को अब समझेंगे। अब देखिए हम इस तापमान यानी टेम्परेचर में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, वो फैक्टर्स कौन से हैं जो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम तापमान को समझते हैं कि तापमान हम पृथ्वी के रिस्पेक्ट में और इन जनरल हम किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु में निहित ऊष्मा की मात्रा को हम ताप से डिनोट करते हैं। तापमान उसका इतना है जितनी उसमें ऊष्मा है, ठीक है। ऊष्मा के कारण ही हमें गर्मी या उसका कम टेम्परेचर, ठंड का अनुभव होता है। अब अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में ऊर्जा का सोर्स कौन है? सन, ठीक है। तो सन से जो विकिरण, जो रेडिएशन आता है उससे अर्थ गर्म होती है, ठीक है। तो प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा से ही तापमान डिसाइड होगा, ठीक है। यानी यूनिटरी एरिया में कितना कितना सोलर एनर्जी आया, उससे हम टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मेनली जो ये सौर ऊर्जा की मात्रा है, जो ये सोलर एनर्जी है, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, ये डिपेंड करती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है कि अर्थ के सरफेस और सन रे के बीच बना हुआ एंगल है, ठीक है। इसे आप हिंदी में आपतन कोण कहते हैं। सन रे और अर्थ की सतह के प्रादेशिक वितरण, यानी आप देखिए कि अर्थ का, अगर हम ये अर्थ ले लें और देखिए कि अगर हम समान अक्षांश की बात करें कि जो ये पॉइंट्स हैं, ये इस वाले अक्षांश पे, इस वाले लैटिट्यूड पे सारे पॉइंट्स जो भी हैं इसमें स्थित, इन सब में समान तापमान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसको बहुत सारे रीजन इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जो उसको इफेक्ट करेंगे कि सेम लैटिट्यूड में होने के बाद भी इनका तापमान समान नहीं होगा इन जगहों का। तो वो कैसे कैसे डिसाइड होगा? प्रादेशिक वितरण इसे कहा जाता है हिंदी में। तो ये डिपेंड करता है इतनी चीजों पे कि जल और स्थलीय सतह, जहां पे भी लैंड और वाटर सरफेस जो होंगे आपस में मिले हुए होंगे, तो वहां पे इसमें आप बदलाव देखेंगे। सेकंड फैक्टर जो इसे इफेक्ट करता है टेम्परेचर को, वो है हाइट। तीसरा फैक्टर बादलों की सघनता, यानी जो क्लाउड्स की डेंसिटी है, और या आप उसे बोले जो ट्रांसपेरेंसी है, जैसे बादल अगर नहीं होंगे तो सीधे आ जाएगा, अगर ज्यादा डेंस होंगे तो पूरा का पूरा रेस फिर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी, और अगर ज्यादा डेंस नहीं होंगे तो कुछ रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ पृथ्वी के अंदर तक आ जाएगा, ठीक है। उससे भी टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा। इसे ही आप एल्बिडो कहेंगे। इसको और अच्छे से समझेंगे थोड़ी देर बाद। फिर देखिए नेक्स्ट होता है ढाल की अभिमुखता, यानी दिशा, यानी डायरेक्शन ऑफ स्लोप। इसको एस्पेक्ट ऑफ स्लोप भी आप कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो चीज टेम्परेचर को इफेक्ट करती है वो है पवन और समुद्री जलधाराएं, यानी विंड्स और ओशनिक करंट्स कैसे इफेक्ट करती हैं टेम्परेचर को। और उसके बाद हम इसमें समझेंगे कि क्षैतिज वितरण यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो जब आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तब आप देखेंगे तापीय कटिबंध, ठीक है, टेम्परेट जोन्स जो होते हैं, ठीक है, या जो भी जोन्स हमारे बनते हैं, हीट जोन्स, आप वो सब देख पाएंगे। और इसको अक्षांशीय वितरण कहते हैं, यानी जोन्स जो आपने देखे होंगे वो जनरली इस तरीके से, ये एक जोन होगा, ये एक जोन होगा, ये एक जोन होगा। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड्स, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे प्रादेशिक वितरण, वो देशांतरिक होगा, देशांतरीय वितरण होगा, यानी लॉन्गिट्यूडनल, लाइक ऐसे ऐसे कि इस जोन में, कि अगर ये कटिबंध का एक हिस्सा है तो इस वाले में यहां से लेकर यहां तक कैसी स्थिति है, यहां से लेकर यहां तक कैसी स्थिति है। बहुत सारी चीजें जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आएंगी जो इन सब चीजों को इफेक्ट करती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज को ठीक से समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए भी ये इजी रहेगा, ठीक है। कि पृथ्वी के लिए तापमान का क्या मतलब है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रति इकाई क्षेत्र में
प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र में, यानी यूनिटरी एरिया में जो भी हमें सोलर एनर्जी मिलती है उसको हम उस एरिया का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ठीक है। अब ये जो सौर ऊर्जा की मात्रा है ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण पर, ठीक है। अब अगर ये आपतन कोण पर डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया था कि अगर ये अर्थ का सरफेस है और ये मेरी कोई सन रे आ रही है, तो अर्थ के सरफेस और जो सन रे है उसके बीच बना हुआ जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो देखिए जैसे जैसे हम इसको कम तिरछा करते जाते हैं यानी परपेंडिकुलर की ओर लेते जाते हैं, वैसे वैसे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है और इसकी लंबाई कम होती है, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि अगर ये रे अगर यहाँ पे आ रही है तो इसका ट्रेवल कम होगा क्योंकि इसकी लंबाई कम है, ये शॉर्टर है बजाय कि इसका लंबाई इससे ज्यादा है, ठीक है। तो अगर इसकी लंबाई कम है तो ये रास्ते में माना इसके कुछ पार्टिकल्स पड़े, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लेते हैं कि 5 पड़े, ठीक है। तो कुछ ने तो रिफ्लेक्ट कर दिया इसका कुछ भाग और कुछ ने एब्जॉर्ब कर लिया इसकी एनर्जी, जो सन रे आई उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट कर दिया वापस और कुछ पार्ट इसको एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषण कर लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो यहाँ पे प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा अगर मैं E1 मानूं, अब ये अर्थ से टकराई अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी और सपोज करिए कि एनर्जी E ट्रांसफर करी जिसकी वजह से टेम्परेचर T1 हुआ, ठीक है। अब ऐसे हम दूसरी जो रे तिरछी है, इसका मतलब जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे कम है, तो क्या हुआ यहाँ पे जो इस अब लंबी है तो इसके रास्ते में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आएंगे, कुछ ने इसे रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ ने इसे एब्जॉर्ब कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे एब्जॉर्प्शंस और रिफ्लेक्शंस ज्यादा होने की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी फाइनली E2 वही टेम्परेचर को, यहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर को वही डिसाइड करेगी। तो हम ये देख पाते हैं और हम समझ भी पा रहे हैं कि जो E1 होगा ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन कम हुआ है तो एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो ये टेम्परेचर T1 ज्यादा हो जाएगा T2 से बजाय कि इसके, यहाँ पे रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे ज्यादा हुआ है। T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। ये आप समझ लीजिए और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे प्रीवियस लेक्चर्स में और ज्यादा डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक रीजन। आप देखिए ये है अर्थ, ठीक है, ये 0 डिग्री लाइन, ये 23.5 कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे अगर मैं सन मानूं, ठीक है, ये अगर मैं सन मानूं तो ये सन रेज देखिए ऐसे ऐसे जाएगी। आप देखेंगे कि जब ये इक्वेटर के पास है तो इसका सन रे क्या है, इसकी लंबाई में कमी है और जैसे जैसे पोल्स की ओर जा रही है वैसे वैसे इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री के क्षेत्र तक लगभग ज्यादा एनर्जी की प्राप्ति होती है, इस एरिया का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। फिर जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाते हैं तो रे तिरछी होनी शुरू होती है और रे के द्वारा ट्रेवल पाथ भी जो होता है वो भी बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से रास्ते में एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से कम एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी। कम एनर्जी ट्रांसफर होगी तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जब जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती है, ठीक है। अब इसका दूसरा एक और एस्पेक्ट है अर्थ जो है वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में ट्रैवल करती है, इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। तो वो जो और ऊपर से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसमें आप देखते हैं कि कभी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए तो नॉर्थ एरिया में परपेंडिकुलर सूरज की किरणें पड़ रही हैं,
यहाँ पे देखेंगे तो साउथ एरिया में सूरज की किरणें परपेंडिकुलर पड़ रही हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल 0 डिग्री लाइन पे परपेंडिकुलर है, और यहाँ देखेंगे तो 0 डिग्री लाइन पे परपेंडिकुलर है सनराइज। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये रिवॉल्यूशन प्लस ये यानी आप इसे बोलेंगे परिभ्रमण, और पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुकी होने के कारण यानी इंक्लिनेशन 23.5 ऑफ अर्थ, पृथ्वी का 23.5 डिग्री का झुकाव। तो इन दो रीजंस के कारण आप देखते हैं कि अलग अलग टाइम पे सन रेज अलग अलग जगह परपेंडिकुलर पड़ती हैं, और जहाँ पे यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या है कि साउथ पोल में जब जाएंगे, देखिए साउथ पोल में आते आते क्या सन रेज कितनी तिरछी हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ में गर्मी का समय हो रहा होगा और यहाँ पे जाड़ा हो रहा होगा। ठीक है, और हो सकता और यहाँ पे तो पहुंचती भी नहीं है एग्जैक्टली साउथ पोल पे, तो वहां पे तो रात ही चल रही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी में बहुत सारे फिनोमेना डिफाइन हो जाते हैं कि मौसम क्यों बदलता है। आप देखते हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि अपने पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकाव है और जो परिभ्रमण सन के चारों ओर करती है, उसकी वजह से भी तापमान बहुत ही टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, मौसम चेंज होता है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस में पड़ा आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसकी वजह से सौर ऊर्जा की मात्रा में विभिन्नता आती है और उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर यानी तापमान में भी विभिन्नता आती है। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़ा रीजन होता तो जो समताप रेखाएं होती, जो आइसोथर्मल लाइंस होती हैं, वो ये लैटिट्यूड्स के सीधे पैरेलल चल रही होती। अगर ये लैटिट्यूड लाइंस हैं तो आइसोथर्मल लाइंस यानी समताप रेखाएं इनके जस्ट पैरेलल चल रही होती, लेकिन समताप रेखाएं ऐसे पैरेलल नहीं चलती हैं, वो जल और स्थल की सतह, मतलब जहाँ पे लैंड और वाटर जो होते हैं उनका जो सरफेस होता है वहां पे या तो 0 डिग्री विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है या पोल्स की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ऐसे जिग-जैग मोशन करती हुई चलती है समताप रेखा ऐसे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है, जब मैं बात कर रही हूँ कि मुड़ती हैं क्योंकि जल और स्थल के वितरण के कारण। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जल और स्थल। ठीक है, जल और स्थल के वितरण के कारण अगर ये मुड़ती है, तो दूसरी चीज हमें ये भी ध्यान रखनी होगी कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है यानी जो साउथ रीजन है, साउथ रीजन पे महासागर क्षेत्र ज्यादा है, महासागरीय क्षेत्र ज्यादा है। ठीक है, बजाय के स्थल के, मतलब जल ज्यादा है बजाय के स्थल के। तो यहाँ पे अगर जल और स्थल एक साथ कांटेक्ट में आएंगे नहीं, तो यहाँ पे डेविएशन जो होगा, यहाँ पे समताप रेखाएं कम डेविएट होती हुई चलेंगी। हो सकता है कहीं पे डेविएट हो और कहीं पे ना हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसके रास्ते में कोई स्थल आ रहा है क्या। अगर उसके रास्ते में कोई लैंडफॉर्म आ रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर डिफरेंस के कारण या तो 0 डिग्री या पोल्स की ओर डेविएट हो जाती है। ठीक है, तो ये जिगजैग होती है समताप रेखाएं। इसको समझते हैं कि ये समताप रेखाएं आखिर ये ऐसे जिगजैग क्यों हो रही है। ठीक है, समताप रेखाएं पैरेलल ना होकर के जिगजैग मोशन में क्यों है, हम इसको समझ लेते हैं। समताप रेखाएं यानी आइसोथर्मल लाइंस, आइसोथर्मल लाइंस विषुवत रेखा, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर व पोल्स, ध्रुवों, पोल्स की ओर मुड़ी यानी डेविएटेड क्यों होती है, मुड़ी क्यों होती है। ठीक है, तो हम इसका आंसर समझते हैं। इसका आंसर है कि जल व स्थल के स्थलीय सतह के भिन्न ऊष्मण के कारण डिफरेंशियल
हीटिंग। ठीक है, तो ये तो इसका कारण हो गया। अब इसके क्या कारण होते हैं, ये डिफरेंशियल हीटिंग क्यों है, इसके भी कारण है कि विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट। ठीक है, दूसरा इसका रीजन है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। तीसरा कारण है इसका तापीय चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी। हो गया थर्मल कंडक्टिविटी। फिर हो गया इसका कारण वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 रीजन है, इनको देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये इफेक्ट करती हैं। देखिए, विशिष्ट ऊष्मा, ये 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा। अब यहां से आप क्या देखेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा जितनी ज्यादा होगी यानी स्पेसिफिक हीट जितनी ज्यादा होगी उतना ही देर से गर्म होगा पानी। यानी विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ऊष्मन की दर के। ठीक है, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा जितनी कम होगी वो उतनी जल्दी गर्म होगा, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा जितनी ज्यादा होगी वो उतनी देर में गर्म होगा। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो ये है विशिष्ट ऊष्मा। अब देखते हैं पारदर्शिता। आप इसको स्क्रीनशॉट करके कर लीजिएगा बाद में। देखिए, पारदर्शिता मतलब कि जो सनरेज है वो किसी भी, जैसे कांच को ले लीजिए, इसको आर पार करके आगे बढ़ जाएगी, ये रे आई इसको भेजते हुए आगे बढ़ गई। इसका मतलब कि ये इससे पास हो गई और इस कांच ने ऊष्मा का अवशोषण नहीं किया। ठीक है, अगर इसने अवशोषण नहीं किया तो इसका तापमान कम हो गया। ठीक है, मतलब पारदर्शिता। और वहीं आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, लोहा अगर आपने ले लिया, आपने कांच लिया, तो ये आपने लोहा लिया, तो ये क्या करेगी, अंदर नहीं आने देगा, ये सनरे को अंदर नहीं आने देगा, ये लोहा की पट्टी। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाएगी, इसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और अवशोषण यहाँ पे ज्यादा होगा, तो तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि पारदर्शिता जितनी ज्यादा होगी, पारदर्शिता इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टेम्परेचर। पारदर्शिता जितनी ज्यादा होगी तापमान में उतनी कमी होगी। ठीक है, देखिए तापीय चालकता की बात कर रही हूँ, तो पहले तो चालकता देख लीजिए। चालकता क्या होता है कि इसमें जो मीडियम के पार्टिकल है ये भी मूवमेंट के थ्रू हीट ट्रांसफर करते हैं। अपनी जगह पे स्टैटिक ना रखे, मूवमेंट के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, मूवमेंट के थ्रू हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो तापीय चालकता का क्या मतलब है कि अगर सपोज करिए हमने कोई बीकर ले लिया, इस बीकर में ये सतह है, ठीक है, अगर इस बीकर में ये सतह हो गई तो सन रेज अगर इसमें आएंगी तो सबसे ज्यादा गर्म ऊपर के पार्टिकल्स हो जाएंगे। जैसे जैसे इनको गर्मी मिलेगी, जिसका एनर्जी जितना ज्यादा होता है वो सरफेस में आएगा, क्योंकि तभी वेपरेशन होगा। इसका मतलब इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे सरफेस का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है, तो नीचे की सरफेस का, नीचे इस लेयर का टेम्परेचर कम हो गया, तो तापमान अगर यहाँ पे
पे ज्यादा है, यहाँ पे T ज्यादा है और यहाँ पे अगर T कम है तो हीट फ्लो होने लगती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे हीट फ्लो होने लगेगी हाई टेम्परेचर, इसको आप बोलते हैं संवहन धाराएं। और ये धाराएं कैसे बन रही है, हीट ट्रांसफर, और ये हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी के थ्रू। समझ रहे हैं आप? तो ये संवहन धारा, इसकी वजह से क्या होगा कि हीट ट्रांसफर होती रहेगी और जो ये सरफेस है इसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होगी वैसे वैसे ऊपर का तापमान भी कम होगा, क्योंकि यही हीट नीचे जाके ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो पूरे के पूरे कुछ नहीं, पूरा गेम सिर्फ बैलेंसिंग का है, हाई कुछ नहीं होना है, सब कुछ बैलेंस करके रखना है, इसलिए ये हीट ट्रांसफर होने का ये तरीका है। ठीक है, ताकि बैलेंस में आ सके। फिर हम देखते हैं वाष्पीकरण। देखिए, वाष्पीकरण कब होता है, जब तापमान सतह का ज्यादा होता है, किसी भी वाटर सरफेस का अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तभी वाष्पीकरण होता है। ठीक है, अब ये वाष्पीकरण कब होता है, जब तापमान ज्यादा होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तब ये वाष्पीकरण होगा। अब एक बार वाष्पीकरण हो गया तो इसकी सतह का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सेंसिबल हीट कन्वर्ट हो रही होती है किसमें, लेटेंट हीट में। तो इसलिए ये जो टेम्परेचर होगा सरफेस का, एक बार वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण स्टार्ट हो जाता है, तो सतह का तापमान कम हो जाता है, सतह के तापमान में कमी। ठीक है, ये कब है, जब टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा गर्मी के टाइम में। ठीक है, गर्मी का मौसम। अब क्या होगा, टेम्परेचर, अब जाड़ों में क्या होगा, ठीक है, सर्दी में क्या होगा, देखिए अब सर्दी में क्या होगा कि जल की सतह है। ठीक है, तो सर्दी में ऑटोमेटिकली टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, कम होता है तो क्या नहीं होगा, वाष्पीकरण कम होगा, और अगर वाष्पीकरण कम होगा तो सतह का तापमान ज्यादा होगा। ठीक है, आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, सर्दी के टाइम पे पत्थर और पानी दोनों चीजें रख के देखें, आपको पता चल जाएगा कि पानी का टेम्परेचर पत्थर के टेम्परेचर से ज्यादा है, और ऐसे ही आप गर्मी में करेंगे तो वो आप देख पाएंगे। ये हम पहले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, आप इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजंस हैं, इनकी वजह से जल और स्थल का जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस आता है, डिफरेंशियल हीटिंग के कारण आ जाता है, और इसके रीजंस ये हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। ये इतना पूरा जो हमने ये सीखा, इसका क्या कंक्लूजन निकला, अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। ठीक है, अब इनका कंक्लूजन क्या निकला, एक होता है वार्षिक तापांतर। तापांतर क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो जल की सतह है, इसमें गर्मी में इसका टेम्परेचर कम है और जाड़ों में थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है कंपेयर टू द, तो जल की सतह का वार्षिक तापांतर, जल की सतह का वार्षिक, क्योंकि जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ठीक है, वार्षिक तापांतर कम होता है स्थलीय सतह के वार्षिक तापांतर से। आप देखते हैं कि गर्मी में जो एरिया है वो कितने ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जहाँ पे लैंडफॉर्म्स ज्यादा है वहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, और जहाँ पे जो सी एरिया के नजदीक है वहाँ पे गर्मी पड़ती है, लेकिन वो दूसरी वाली पड़ती है, वो ह्यूमिडिटी के कारण भी ज्यादा उसका इफेक्ट आ जाता है ह्यूमिडिटी का, लेकिन वहाँ पे वैसे कंपेरेटिव टू द उन एरियाज में टेम्परेचर फिर भी थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि जल की सतह का वार्षिक तापांतर स्थलीय सतह के वार्षिक तापांतर से कम होता है। ठीक है, कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि अगर ये कोई एक्सिस लाइन है, ठीक है, ये कोई एक्सिस लाइन है और ये जा रही है और इसी के समानांतर मान लेते हैं शुरू में कि समताप रेखा यानी आइसोथर्मल लाइन अगर जा रही है, तो जहाँ पे जल और स्थल का कॉन्टेक्ट होगा और जल का तापमान ज्यादा होगा। ठीक है, अगर जल का तापमान ज्यादा होगा तो वो पोल की ओर मुड़ जाएगी, और अगर जल का तापमान कम होगा तो वो 0 डिग्री इक्वेटर की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, फिर जल की सतह और स्थल की सतह आपस में मिलती हैं, तो वहां पे इसी तरीके से डिपेंड करता है कि उस टाइम में वाटर का टेम्परेचर कैसा है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर वाटर का ज्यादा है तो वो पोल की ओर मुड़ जाएगी, और अगर टेम्परेचर वाटर का कम है तो वो सीधे इक्वेटर की ओर मुड़ जाएगी। तो इस तरीके से जिगजैग जिगजैग करते हुए समताप रेखाएं चलने लगती है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है।
देखिए जो तापमान है वो ऊंचाई पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। किसी स्थान की क्या ऊंचाई है इस पे भी तापमान डिपेंड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर जाते हैं, पहाड़ों की ओर जाने में हाइट बढ़ती है, तो हाइट जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में कमी आती है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि ये तापमान में कमी क्यों आती है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आती है, ठीक है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आएगी तो इतनी ऊंचाई पे नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल में भी कमी आएगी। क्या होगा फिर, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है, में भी कमी आएगी, गैसों के कणों में भी कमी आएगी, गैसों के मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे। तो ये जितने कम होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये कम, तो लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय द सन, सूर्य के विकिरण का अवशोषण कम हो जाएगा। अगर ये सूर्य के विकिरण का अवशोषण कम हो जाएगा तो जितना अवशोषण अब कम ही हो गया तो तापमान में भी कमी आ गई, क्योंकि वहां का किसी भी जगह का तापमान डिपेंड करता है कि उस जगह के जो एयर पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से, वो कितने उन्होंने हीट एब्जॉर्ब कर रखी है, उसी के अकॉर्डिंग उस एरिया का टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि वायुमंडल कुछ नहीं बल्कि गैसों का मिश्रण है। और वायुमंडल के तापमान को ही यहाँ पे हम तापमान इसको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। तो ठीक है, और अगर आपको इसको शो करना हो तो जैसे ये वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल है, ये मैदान है, आपके मैदान के बाद सिर्फ आपका ये पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है, ये आपका वाटर है, ये मैदान है और ये पहाड़ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो यहाँ पे वायुमंडलीय गैसेस में सघनता कम होगी, यानी विरल हो जाएगा, कम डेंस हो जाएगा। तो वायुमंडल में गैसेस, अगर गैसेस पार्टिकल कम हो जाएंगे तभी वो यानी कम डेंस हो जाएगा, जितना ज्यादा होता वो ज्यादा डेंस होता। लेकिन हाइट के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, उस मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में भी कमी आती है, इसलिए गैसेस पार्टिकल यहाँ तक बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो वायुमंडल होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो लेस डेंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि तापमान में कमी आ रही है। एक चीज इसमें और थी, ढाल की अभिमुखता, ठीक है, यानी दिशा, ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ स्लोप। अगर मैंने मान लिया कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये इसकी 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, मान लिया ये कोई दूसरे लैटिट्यूड है, ठीक है, और यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर को कोई पहाड़ी वहाड़ी है, ठीक है, दोनों जगह नॉर्थ और साउथ में। तो होगा क्या, अब अगर पहाड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर है तो एक ढाल तो इसकी पहाड़ी का उधर होगा नॉर्थ की ओर को, एक होगा साउथ की ओर को, ठीक है, ऐसे ही एक होगा नॉर्थ की ओर को ढाल, एक होगा साउथ की ओर को। तो जो ढाल इसका नॉर्थ की ओर को है तो यहाँ पे टेम्परेचर सन की रेज परपेंडिकुलर बढ़ने का रीजन है ये जनरली। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर जो इस वाले इस तरफ को जो ढाल होंगे उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जो उस तरफ के ढाल है जो नदर्न पोल की ओर को ढाल है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे सनरेज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ना पड़ करके तेज ही पड़ेगी, ठीक है, या कभी कभी नहीं भी पड़ेगी। आपको पता ही है पहाड़ी में एक और उजाला रहता है, दूसरी ओर उतना उजाला नहीं रहता है, छाया का मौसम रहता है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ रही होती हैं, ठीक है। तो समान अक्षांश में भी ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर में आप डिफरेंस देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये टेम्परेचर टॉपिक समझ में आया होगा, हमने सारे डायमेंशंस इसके कवर कर लिए हैं।